जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सोचते हो कि आपको कुछ नहीं आता और बार 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 वही चीज सोचोगे तो वैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आपने खुद को सोच लिया कि आप कर सकते हो तो आप कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। और ये स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही पावरफुल कोट है फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिए। अगर आप लोगों ने सोच लिया कि आप नहीं चला सकते साइकिल, नहीं चला सकते, एकदम मन में एकदम पक्का कर लिया, फिर आप क्या करोगे? गिर जाओगे, फिर छोड़ दोगे वो करना। जबकि थोड़ी कोशिश की होती तो शायद गाड़ी क्या, आप जो है यहां पर में कार चलाना सीख गए होते। थोड़ी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा विचार जो जिंदगी बदल सकता है आप लोगों की। ओके, ये छोटी छोटी चीजें होती है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग जल्दी से हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर मैं इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी को एक बार बहुत प्यारा सा एक धन्यवाद दे दो, क्योंकि वही लोग जो है एक जो है ना मोटिवेशन धीरे धीरे जो यहाँ पर भी क्लास के अंदर में फ्यूल का काम करते हैं, अपनी ऊर्जा यहाँ पर में देते हैं अपने लाइक शेयर और अपने यहाँ पर में सपोर्ट के जरिए। जिन लोगों ने भी शेयर कर दिया उन सभी का भी बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से जहां पर में भी कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि एनर्जेटिक सेशन यहां पर में कंडक्ट हो सके। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, डायरेक्टली ये है हमारी चमेली बाई, ये है चरण दास। चरण दास के पास में 1 किलो टमाटर है, चमेली बाई के पास में जो है 1 किलो प्याज है। ठीक है, वैसे यार अदला बदली क्यों करना है, दोनों मिलके जो है टमाटर की चटनी बना लो। ठीक है, शादी करो, दोनों एक साथ रहो यार, अलग अलग क्या रह रहे हो तुम भी। चलो कोई बात नहीं। तो हो सकता है कि चरणदास और चमेली बाई की बन नहीं रही है, वो बोलेंगे आधा किलो, तेरे पास 1 किलो टमाटर है तो आधा किलो मुझे दे दे टमाटर, आधा किलो प्याज मैं तुझे दे देती हूँ, तू अपने घर में चटनी बना, मैं अपने घर में चटनी बनाती। तो ऐसे क्या किया उन्होंने, पैसे का आदान प्रदान नहीं किया। इसने आधा किलो टमाटर उसको दे दिया और उसने आधा किलो प्याज इसको दे दी, तो वस्तुओं का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, कोई भी यहां पर में क्रेडिट, टोकन या मनी का इस्तेमाल नहीं किया गया बीच में। इसको आप लोग वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हो। आप लोग इसको किस नाम से जानते हो? आप लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे यहां पर में काफी सारे लोगों ने पहले से ही आंसर देख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कंसेप्ट समझ में आ गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम इसको कहा जाता है, जब आप लोग डायरेक्टली वस्तुओं का एक्सचेंज करते हो। ओके, यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो बिहार स्टेट बोर्ड की बुक है उसके अंदर में डायरेक्टली दिया भी है कि आई वांट सम वेजिटेबल्स, ठीक है, आई वांट सम फ्रूट्स। तो इसने इसको वेजिटेबल दे दिया, इसने उसको फ्रूट दे दिया, दोनों में हो गया लेट्स ट्रेड। ठीक है, तो दोनों में अदला बदली हो गई सामान की, पैसे का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया है, आप ही लोगों की स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप लोग आपके बुक की, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और फ्रेंड्स यहां पर में ये 31वें बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, आपका जूनियर में 2022 में हो सकता है रिपीट करके पूछ ले क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और मैं क्वेश्चन को एक कदम और आगे लेकर जाऊंगा, उनका सिंबल क्या था ये बता देंगे आप लोग। इनका सिंबल क्या था? 23वें थे तो 24वें नंबर के कौन थे फिर, और उनका सिंबल क्या था, उनका चिन्ह क्या था? ठीक है, उनका सिंबल क्या था? ठीक है, ये भी बताना है आप लोगों ने, उनका चिन्ह क्या था जो 24वें नंबर के थे। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स कि जैन धर्म के अंदर में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल, जिसमें से ऋषभ देव या आदिनाथ पहले नंबर के थे, फर्स्ट वाले। इनको ऋषभ देव या फिर आदिनाथ भी कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है कि अरिष्ट नेमी या नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी या फिर नेमीनाथ भी इनको बोलते हैं। देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, मैं इनको नेमीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये 22वें नंबर के थे, 22वें नंबर के। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें नंबर के थे, 23वें नंबर के। और महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर के थे, लास्ट और 24वें नंबर के तीर्थंकर। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा यहां पार्श्वनाथ। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने आप लोगों से बोला कि पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है, तो इनका चिन्ह था फ्रेंड्स स्नेक। ठीक है, सांप, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। सांप इनका जो है क्या था, सांप या स्नेक या सर्प जिसको आप लोग बोल सकते हो फ्रेंड्स, ये इनका क्या था, चिन्ह था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर में महावीर की। 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर, महावीर वर्धमान महावीर, और इनका चिन्ह था लायन, लायन सिंह। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। हर तीर्थंकर का अपना अपना एक चिन्ह होता है, 23वें 24वें नंबर का जरूर याद रखिए आप सभी लोग।
ठीक है, वैसे तो आपको पहला भी याद होना चाहिए और 23वां भी याद होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स अभी फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए, मैं आपको और आगे में धीरे धीरे याद करवाता चलूंगा। नाउ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसका श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे यहाँ पर में आभा शुक्ला जी जो है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि टीचिंग परीक्षा अब धीरे धीरे बच्चों के लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से आसान कंसेप्ट में कैसे समझा सकता है उसकी तरफ में आगे बढ़ रहा है। तो विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन, कौन सा वायुमंडल की परत है जिसमें आयन पाए जाते हैं, आयन या आयन होने की वजह से उसमें आयन मंडल भी होता है, ठीक है, आयन मंडल। तो आयन मंडल किसमें पाया जाता है, आयन मंडल, ठीक है, जिसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, आइनोस्फीयर भी बोला जाता है। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है, आप लोग यहां पर में देखिए कितना प्यारा सा एक जो है इन्होंने एक क्रिएट किया है आपका हमारे लिए, कि भाई हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दिखाने के लिए अर्थ को दिखाया उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो पहली लेयर है हमारी वो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक की। एक लाइक यार आभा मैम के लिए भी बनता है, इतनी मेहनत की है उन्होंने एक स्लाइड के लिए आपके लिए। दूसरे नंबर के ऊपर में है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 12 से 50 किलोमीटर तक है और इसी में ओजोन की परत पाई जाती है आप लोगों की, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका मेसोस्फियर, मध्य मंडल, 50 से 80 किलोमीटर। ये DSSB में आया था क्वेश्चन की कौन सा वाला कहा था कि जोड़ियां मिलानी थी आप लोगों को एनसीईआरटी के अनुसार। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में चौथे नंबर पे आता है आपका थर्मोस्फियर, 80 से 40 किलोमीटर तक, और इसके अंदर में एक लेयर पाई जाती है आप लोगों की आइनोस्फीयर, जिससे क्या होता है कि अगर मान लो हम यहाँ पृथ्वी पर है तो यहां से भेजेंगे तो इससे टकरा कर जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है वो वापस आ जाती है आप लोगों की आइनोस्फीयर। तो आंसर जो है आप लोगों का थर्मोस्फीयर हो जाएगा, जिसके अंदर में आइनोस्फीयर होती है। थर्मोस्फीयर को तापमंडल भी कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, तापमंडल भी कहते हो, तापमंडल। और सबसे लास्ट वाली है आपकी एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर आप लोगों की। तो एक्सोस्फीयर जो है फ्रेंड्स फिर बाकी का जितना भी है हजारों किलोमीटर तक जो धीरे धीरे डीप स्पेस में जाकर विलीन हो जाती है एक्सोस्फीयर। यहां पर में केवल हल्की गैसेस पाई जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन या हीलियम ऐसी गैसेस यहां पर में पाई जाती है आप लोगों की, हल्की गैसेस एक्सोस्फीयर में, बहिर्मंडल के अंदर में। तो ये 5 लेयर्स है आप लोगों की, जिसमें से चौथे नंबर की जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर को ही आप लोग जो है तापमंडल भी कहते हो। उसी के अंदर में जो है आप लोगों का क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, तापमंडल के अंदर में आपका पाया जाता है आइनोस्फीयर। उसके अंदर एक लेयर के अंदर में एक और छोटी सी लेयर है, इसी से रेडियो वेव्स जो है वो जाके टकराती है और वापस आती है। यहां से आप लोगों ने यहाँ पर में वॉकी टॉकी से कुछ बोला, ठीक है, रेडियो वेव्स छोड़ी आपने, वहां जाएंगी टकराएंगी और यहां जाके वहां सुनाई देंगी इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश बनता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ग्लास रॉड को आप लोग जो है वो सिल्क के कपड़े के ऊपर में रगड़ते हो तो उससे क्या होगा, कौन सी वाला जो है आवेश उसके ऊपर में निर्मित होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आप लोगों के बुक के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं दिखाता भी हूँ, इसकी इमेज भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज जो है वो जो है यहाँ पर में इसके ऊपर में बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर में, कांच की छड़ के ऊपर में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर में, देखिए इस तरीके से आपने करना है। ये ग्लास की रॉड है, ठीक है, और ये आप लोगों का रेशम का कपड़ा है, सिल्क का क्लॉथ है, उसको जो है क्या कीजिए आप उसके ऊपर में रगड़िए। तो आपका जो ये कांच की छड़ है ना, इसमें पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव जो है यहाँ पर में आप लोगों के चार्ज जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इसमें हो जाएंगे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट, ओके। तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ में रगड़ा जाता है तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो जब कांच की रॉड को आप सिल्क के क्लॉथ के साथ में करोगे तो सिल्क के क्लॉथ पर कौन सा आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, सिल्क के क्लॉथ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और ग्लास के रॉड पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आप लोगों का। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस पर कौन सा वाला चार्ज आ जाएगा। जो लाइक चार्जेस होते हैं फ्रेंड, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो अपने उसको दूर धकेलते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इन दोनों को साथ में लेकर आओगे, यहाँ पर मैं पास लेकर आऊंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। जब थोड़ा सा आप थोड़ा पास लेकर आओगे, क्योंकि निगेटिव अपोजिट चार्जेस हो चुके हैं उनके अंदर में, ठीक है। ये इसका एक कंसेप्ट है बेसिकली।
तो आप लोगों की बुक के अंदर में से ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। ऐसे ही अच्छे से इसको देखिए कि जब ग्लास और क्लॉथ, सिल्क के क्लॉथ को आपस में रगड़ा जाता है तो किस पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है, किस पर पॉजिटिव आता है, दोनों के दोनों लिख दीजिए आप सभी लोग। मैं चाहूंगा दोनों के दोनों पॉइंट्स यहां पर में आप लोगों के द्वारा लिख दिए जाए यहां पर में सभी लोगों के द्वारा, ताकि आपको याद हो जाए ये चीज। ठीक है, चलिए आपको बताना है सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर। ठीक है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं फ्रेंड्स आज, इंपॉर्टेंट वाले जो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ जो मशीन है आप लोगों की, ये भूकंप को मापने के काम आती है। सिस्मो इसका मतलब ही होता है फ्रेंड्स अर्थ की हलचल, सिस्मोग्राफ। ठीक है, अर्थ की हलचल का ग्राफ आपका, तो सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीके से कोई मशीन होती है, सीधी सीधी चलती है। जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा भी भूकंप आएगा, देखना ये हल जाएंगी थोड़ी सी। ओके, इस तरीके से तो थोड़ा सा वो डिफ्लेशन जो है वो क्रिएट करेंगे अगर मान लीजिए भूकंप आता है वहां पर में तो। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा याद रखेंगे आप लोग। सिस्मोग्राफ नाम की जो मशीन है ये भूकंप मापने के काम आती है। सिस्मोग्राफ नाम की मशीन आप लोगों की याद रहेंगे आप लोगों को ना। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का साइंस से रिलेटेड ही, टाइफाइड का कारण क्या है? टाइफाइड कितने लोगों को हुआ है कभी जिंदगी में टाइफाइड? तो टाइफाइड का कारण क्या है? एक पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने कि कौन सा वाली चीज किस चीज से होती है। तो टाइफाइड प्रोटोजोआ से होती है, जीवाणु से होती है, कवक से या विषाणु से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को अभी ना, ये वाली चीज। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि मेगा टेस्ट आप लोगों की होने वाली है। ठीक है, मेगा टेस्ट आप लोगों की, जिसमें मैं आपसे अभी तक जितने भी इस सीरीज के सेशंस हुए हैं उनके क्वेश्चंस पूछूंगा। याद है सभी को? आपके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट आप लोगों को लेक्चर के लास्ट में और आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएंगी। साथ ही साथ पिंड कमेंट में भी मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आज के पिंड कमेंट के अंदर में भी। ठीक है, लास्ट में तो ये प्लेलिस्ट आप पूरी की पूरी देख लेंगे। हर एक बच्चा, जो बच्चा लेक्चर देख रहा है, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेगा आप लोगों की ये अच्छे से एकदम। और हम क्या करेंगे फिर फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहां जो है 5 तारीख को हम एक मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे इसकी 5, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो टाइफाइड का कारण क्या है फ्रेंड्स? टाइफाइड का कारण जो है ये है आप लोगों का जीवाणु, बैक्टीरिया। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर में, हैजा किसी को हुआ है क्या? उसका भी कारण जीवाणु होता है आप लोगों का। उसके बाद में टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है आप लोगों का, जीवाणुओं के कारण। पोलियो जो है ये वायरस के कारण होता है, पोलियो का वायरस आपको पता है, विषाणु के कारण, वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है। कितने लोगों ने पोलियो के 2 ड्रॉप पिए, 2 बूंद जिंदगी के? और कोई है ऐसा जिसने पोलियो का ड्रॉप ही नहीं पिया कभी जिंदगी में? है क्या यहां पर में कोई ऐसा जिसके घर वालों ने पिलाए नहीं, बोले यार ये क्या पिला दे रहे पता नहीं, तो उन्होंने कभी लेके ही नहीं गए आप लोगों को जी? तो साल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसके कारण टाइफाइड होता है आप लोगों को। ओके, चलिए पोलियो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है, चिकन पॉक्स, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। खसरा किसके कारण होता है? वायरस, विषाणु के कारण होता है आप लोगों का। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, हवा से फैलता है आपका। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर फैलाते हैं, प्रोटोजोआ मच्छर फैलाते हैं। सभी लोग लिखेंगे। चिकनगुनिया जो है आप लोगों का किसके कारण होता है? ये आ जाए आप लोगों से, मलेरिया आ जाए आप लोगों से। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों का प्रोटोजोआ के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर फैलाते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, चलिए। और कितने लोग हैं आप लोगों में से जिन्होंने 5 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र तक पिया है? ओके, यहां पर में कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी पिया नहीं, लेकिन कुछ लोग यहां पर में ऐसे भी है जिन्होंने 5 साल से भी लंबी उम्र तक, ज्यादा उम्र तक उन्होंने जो है पोलियो पिया। घर वाले उनको 7 साल का होए तक भी 5 साल का है बोलकर पिलवा देते थे पोलियो की ड्रॉप। हाँ, अगर उनको पहले से पता होता ना उसमें पोलियो के विषाणु है करके, तो शायद नहीं पिलाते, क्योंकि उस समय उनको उतनी चीजें पता नहीं थी ना उन लोगों को। लेकिन अब आपको पता चल गई है भाई, 5 साल तक ही पिलाओ, ज्यादा पिलाने की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर में वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, चलिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? सिक्किम को, आप लोगों के बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था। अब मैं आप लोगों से एक लेवल आगे की बात कर रहा हूं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद होने चाहिए।
सारे के सारे आप लोगों से, जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं। ओके, तो याद रखना है फ्रेंड्स कि सिक्किम को 1975 के अंदर में भारत में शामिल कराया गया था। वो 36वें नंबर का संविधान संशोधन था, 36वें नंबर का संविधान संशोधन। मैंने कल ये टेलीग्राम के ऊपर में भी डाला था ये क्विज इससे रिलेटेड, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में भी डाला था। तो जितने भी बच्चे जुड़े नहीं है वो लोग सभी लोग जुड़ जाएंगे। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी जुड़ जाएंगे, और टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी जुड़ जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी लोग, क्योंकि वहां पर में भी आप लोगों के लिए क्विज वगैरह डाली जा रही है ताकि आप लोग वहां प्रैक्टिस कर सके। तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के जरिए। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1975 के अंदर में। अदरवाइज उससे पहले सिक्किम जो है एक अलग देश था, ठीक है, भारत के प्रोटेक्शन में एक अलग देश था वो। भारतीय संविधान ने प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का मतलब क्या होता है? प्रारूप समिति का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसी समिति जो संविधान का निर्माण कर रही हो, संविधान को आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी करना है वो उसका काम हो, ठीक है, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त को, 22 जनवरी को, 13 दिसंबर को या 20 जून को? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। कितने लोग थे, तो कितने आदमी थे आप लोग लिख दीजिए यहां पर में, सर 7, ठीक है, वो 7, और तुम लोग कितने हो यहां पर में? और सिर्फ 200-300 लाइक्स, बहुत नाइंसाफी है ये तो, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है 7 लोग थे इस कमेटी के अंदर में, और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कब बनाई गई थी ये समिति? 29 अगस्त 1947 को। देखो, मेरी बात की गहराई को समझो, लंबाई को समझो, ऊंचाई को समझो आप लोग सारे लोग। हमारे भारत की संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। ये पहली 3 मीटिंग तो आपको याद रखनी है। इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो डाला गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। अब फ्रेंड्स यहां पर में आप लोग देखिए, इसके बाद में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, प्लस अब क्या होता है आप लोगों का, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स, कि संविधान के अंदर में संविधान जो निर्मात्री सभा थी हमारी संविधान सभा, उसने सोचा संविधान बना रहे हैं, अब उसको अरेंज करना स्टार्ट कर देते। भाई अरेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है, अब चलो वहां पर में चूल्हे पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? लड़कियों जल्दी जल्दी से बताओ, लड़कों भी बता सकते हैं। सब प्याज, आलू प्याज वगैरह, मटर वगैरह काट के तैयार हो गया, वेज पुलाव बनाना है, आप करे कि नहीं करे? यहाँ पर में सारा अरेंज करना है कि नहीं करना है? यहाँ पर में अरेंज तो अरेंज करना है ना। तो यही चीज थी फ्रेंड्स आप लोगों की यहाँ पर में, कि फाइनली हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया जाए 29 अगस्त को, ठीक है। 1947 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसमें 7 लोग थे, और ये 7 लोग क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? ये 7 लोग जो है जो भी संविधान बन रहा था उसको अरेंज करने का काम कर रहे थे, कि कौन सा पहले आर्टिकल में रहेगा, दूसरे आर्टिकल में कौन सा रहेगा, इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंजमेंट। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, और टोटल 7 लोग थे उसके अंदर में। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर में आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर जो खुदे हुए जानवर है उनमें से नहीं है? सारनाथ, सारनाथ कहां पर में आप लोगों का? सारनाथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों को मिलेगा सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास में। वहां पर में अशोक स्तंभ मिला है आप लोगों को, ठीक है। उस पर 4 दिशा में देखते हुए जानवर है, 4 अलग अलग दिशा में देखते हुए जानवर, ठीक है। तो उसमें कौन सा वाला जानवर नहीं है? बुल या बैल नहीं है उसमें, हिरन नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं अगर मैं बात करूं तो हिरन इसके अंदर में नहीं है। ये अशोक स्तंभ है आप लोगों का, आप देख सकते हो उसको ऊपर वाला हिस्सा। 4 ये ऊपर में जो सिंह है वो तो है ही है, 4 दिशाओं में देखते हुए 4 जानवर है। जैसे घोड़ा है, वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स? वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, घोड़ा वेस्ट डायरेक्शन में है। सारनाथ अशोका के समय का है। अच्छा, घोड़ा क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के समय में घोड़ा था क्या? नहीं था, उनको घोड़े के बारे में पता ही नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के समय में नहीं पाया जाता था? घोड़ा नहीं पाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब अशोका का समय काल आया,
ठीक है, आज से करीब 2200 साल पहले। तो तब तक घोड़ा भारत में आ चुका था। तो घोड़े का चित्र उन्होंने बनाया है, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है घोड़ा। घोड़ा घोड़ा बोले कि हम वेस्टर्न बनेगा, हम जो है यहाँ पर में सूट बूट पहनेगा, हम भी जो है अंग्रेजी सीखेंगे। तो वेस्ट की तरफ में घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है ये घोड़ा। अरे भाई वेस्टर्नाइज हो रहे हैं ना हम लोग। और ये बुल बेचारा धीरे धीरे ईस्ट, हमारा ईस्टर्न लोग, पूर्वी तरफ के लोग, हम मतलब हम ईस्टर्न इलाके में रहते हैं ना, हम लोगों को पिछड़ा माना जाता है अपन ईस्टर्न लोगों को। तो बुल की रफ्तार से धीरे धीरे बैल की रफ्तार से जा रहे हैं। हम लोगों को बैल समझते हैं ये लोग, सांड समझते हैं हम लोगों को। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का उसकी, कि एलिफेंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में दिखता है। तो एलिफेंट जो है फ्रेंड्स वो साउथ डायरेक्शन में आप लोगों को दिख रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और लायन इन द नॉर्थ, ठीक है, शेर उत्तर की दिशा के अंदर में देख रहा है। तो इस तरीके से चार डायरेक्शन में चार बताए गए हैं आप लोगों के, चार दिखाए गए हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर में हिरन नहीं है इसके अंदर में, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, बैल जो है वो ईस्ट की तरफ में देख रहा है, हाथी जो है वो दक्षिण की तरफ में देख रहा है, और घोड़ा मैंने आपको बताया कि बोला कि सूट बूट पहन के इसको जो है अंग्रेज बनना है, बहुत ही तेजा, बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है वेस्टर्न साइड की तरफ में। ठीक है, तो अब देखो याद हो गया आप लोगों को। और सिंह उत्तर, भाई सारा जो सारे उत्तर बता दे वही लॉयन है, वही सिंह है। जो सारे के सारे उत्तर बता दे, ओके, वही सिंह है। ये याद रखना है आप लोगों ने, वही है सिंह या वही शेर है, उत्तर जो बता दे। तो उत्तर दिशा में सारे के सारे शेर रहते हैं, ये याद रख लेना आप लोग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा वाला जानवर नहीं पाया जाता था। अब बातों बातों में बात निकली थी तो दूर तक जाएंगी यहां पर में, ठीक है। ओके, बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से। और लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग सभी लोग। और टीचिंग परीक्षा चैनल को अभी तक जितने भी लोगों ने यहाँ पर में सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे, एनर्जेटिक सेशंस। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि कौन सा वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में नहीं पाया जाता था। तो भाई घोड़ा साहब कहाँ गए थे तुम, ठीक है। लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, वो भारत में ही नहीं पाया गया, भारत के अंदर में पता नहीं कहाँ चला गया था। तो ऐसा माना जाता है कि भाई बाद में हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गई, उसके बाद में जब वैदिक लोग भारत आए, आर्य लोग भारत आए, तो उन लोगों ने घोड़े को लेकर आए थे, ये ऐसा माना जाता है। तो ये आंसर याद रखना, घोड़ा नहीं पाया जाता था। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट वाली चीज, ठीक है, ये क्वेश्चन की मदद से मैंने आप लोगों के नॉलेज बेस में इंक्रीज करने के लिए एक और मौका ढूंढा है आप लोगों के लिए। जो बच्चा मेहनत करेगा उसके लिए। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो हो सकता है पशुपति आकार जैसे कोई दिखते हैं, उनकी पूजा किया करते होंगे। ये पशुपति सील हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से, पशुपति सील। इस पशुपति सील में आसपास में कुछ जानवर जो है वो घूम रहे इधर उधर में। ओके, ये पशुपति कोई एक व्यक्ति है जो यौगिक मुद्रा में बैठा हुआ है। अब वो पशुपति भगवान जो है, जो शिव भगवान के रूप है, ठीक है, उसी जैसा दिखता है। तो हम लोगों ने इसका भी नाम पशुपति रख दिया। अब मान लो कि आपके गांव में जो है कोई यहाँ पर में कोई हकला के बोलता है कहा जा रहे हो काका जी, ठीक है, तो आपने बोल दिया ये हमारे इलाके का शाहरुख खान है करके, ऐसा आप लोगों ने बोल दिया। तो वैसे ये पशुपति आकार के दिख रहे उन जैसे, तो हमने इसका सील का नाम रख दिया पशुपति। तो पशुपति जो सील है ये आपको मोहनजोदारो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदारो से मिली थी। इसमें एलिफेंट आपको मिलेगा, हाथी मिलेगा, तो भाई मतलब हाथी वहां पाया जाता था, ठीक है। वहां पर में आपको जो है टाइगर मिलेगा, कई लोग इसको चीता भी मानते हैं। अब वो टाइगर है कि चीता है वो तो भाई ये राज भी इन्हीं के साथ चला गया, वो वाला काम है हमारा, ठीक है। तो टाइगर मानते हैं, कुछ लोग उसको चीता मानते हैं क्योंकि वो इतना साफ दिख नहीं रहा है वहां पर में, इस वजह से। तो कई जगह पे टाइगर मिलेगा, कई जगह पे चीता, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, दोनों में से एक ही आएगा। राइनोसोरस आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, गेंडा, राइनोसोरस, ठीक है, ये याद रखना, गेंडा उसके ऊपर में है। हिरन बना हुआ है और बफेलो भी बना हुआ है आप लोगों का, भैंस बना हुआ है उसके ऊपर में। और नीचे में जो है ना दो हिरन खेल रहे हैं नीचे में, पैर के पास में हिरन भी बनी हुई है। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इस पे भी कहीं पे भी घोड़े का भी चिन्ह नहीं मिला है आप लोगों को, कहीं पे भी नहीं मिला है। ओके, इवन जो बुल है उसके भी सबूत आप लोगों को मिलते हैं, बैल के सबूत यहाँ पर में मिलते हैं कि उसकी भी पूजा की जाती थी करके, उसकी पूजा की जाती थी। कई मंदिर नहीं मिले हमको कहीं पे भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर में, तो ये भी बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या नहीं पाया जाता था, तो घोड़ा नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में बताइए, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, गेहूं की किट, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट का कारण क्या होता है? रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, बताइए जल्दी से। रस्ट ऑफ व्हीट,
आपको पता है जो आपका गेहूं होता है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसको रस्ट ऑफ व्हीट कहा जाता है। गेहूं की किट बोलते हैं उसको। खराब हो जाता है तो किसके कारण खराब होता है? आपके बुक में दिया हुआ है साइंस के, इसीलिए पढ़ा रहा हूं आपको। अगर ये कर लोगे जो बता रहा हूं, एग्जाम में आप लोग पास हो जाओगे। याद रखना है आप लोगों ने, गेहूं का रस्ट, ठीक है, किसके वजह से होता है, जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने। तो गेहूं का रस्ट, रस्ट ऑफ व्हीट उसको बोला जाता है आप लोगों का। तो ये पॉक्सीनिया के कारण होता है आप लोगों का, पॉक्सीनिया के कारण, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। पॉक्सीनिया ये एक कवक है, एक प्रकार का कवक, पॉक्सीनिया कवक, ठीक है। तो पॉक्सीनिया क्या है? ये एक प्रकार का कवक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फंगस है, कवक, फंगस, पॉक्सीनिया, जिसके कारण ये होता है आप लोगों का। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गेहूं का रस्ट कवक के कारण होता है और हवा और बीज से ये फैलता है, ठीक है। नींबू का कैंसर जीवाणु के कारण होता है आप लोगों का, और भिंडी का पित्त रोग, ठीक है, वायरस के कारण होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। मतलब कि यहां पर में जो है चीजें आप लोगों की किस वजह से खराब होती है वो चीजें बताई गई है यहां पर में आप लोगों की। तो गेहूं की किट, रस्ट ऑफ व्हीट, कवक पॉक्सीनिया के कारण होता है, कवक के कारण होता है, एटलीस्ट इतना तो भी याद रख लो आप लोग, फंगस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहां पर में हमारे विच इज द वोल्केनो माउंटेन, कौन सा वाला वोल्केनो माउंटेन है? मतलब कि भाई ज्वालामुखी के कारण वो बना है, ज्वालामुखी फटने के कारण बना है वो। तो कौन सा वाला है जो ज्वालामुखी के फटने के कारण बना है इनमें से? व्हाट इज वोल्केनो, विच इज द वोल्केनो माउंटेन, मतलब वोल्केनो के फटने के कारण बना है वो। ये बाकी के जो है ना, अरावली, एप्लेशियन, यूराल, ये सब आप लोगों के क्या है, ये फोल्ड माउंटेन है, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के कारण बने हैं। ये तुम्हारा किलीमंजारो, ये किसके कारण बना है? वोल्केनो के फटने के कारण बना है। आज भी एक्टिव वोल्केनो है आप लोगों का ये, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा कहां पर में? किलीमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है आप लोगों का। एचटेट में आया था, किलीमंजारो कहां पर में है, ठीक है। लोगों को लगा किलीमंजारो कहां है, मतलब ये कोई जादू टोने वाले मंत्र वाले बाबा के बारे में तो बात नहीं कर रहा कहीं, ठीक है। तो कई लोगों को यही नहीं पता था किलीमंजारो क्या है। तो किलीमंजारो जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका में मिलेगा और सबसे ऊंची चोटी है आप लोगों की किलीमंजारो, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। टीम प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर में एक इमेज अगर हम लोग अरेंज कर सके हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो एक मैप यहाँ पर मैं लगा दीजिए किलीमंजारो का, मैं आपको मैं यहाँ पर मैं जो है उसको वापस से दिखा दूंगा इसको, ठीक है। तो विच इज द वोल्केनिक माउंटेन? तो किलीमंजारो, ये याद रखना था आप लोगों ने। सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप किस नदी पर है, ठीक है। सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप कौन से इसके ऊपर में है, ये आप लोगों को बताना था, ठीक है जी। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदीय द्वीप आबाद भी है और नदीय द्वीप भी है, तो कौन से नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आपको पता है फ्रेंड्स, मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड जो है ये आप लोगों का कहां पर में है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा, कौन से राज्य में है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कौन से राज्य में है, तो राज्य का नाम, स्टेट का नाम आप बताएंगे। मजूली द्वीप कौन से स्टेट में मिलेगा, ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो पता चले ये पूछा गया और यही नहीं बता पा रहे हो आप लोग। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी जब आसाम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, अदरवाइज इसको सियांग या दिहांग नदी बोलते हैं यहाँ पर में अरुणाचल प्रदेश में। और यारलुंग सेंगपो नदी बोला जाता है तिब्बत में। तो यारलुंग सेंगपो, फिर यांगपा दर्रा है यहाँ पर में, यांगपा दर्रा से वो भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको दिहांग या सियांग बोलते हैं। अरुणाचल आसाम में आने पर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो आसाम के अंदर में यहाँ पर में मजूली आइलैंड है आप लोगों का, आसाम के अंदर में मजूली आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवर के ऊपर में बना हुआ, नदी के ऊपर में बना हुआ द्वीप। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए आप लोग। सोन रिवर विच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से राज्य से इसका उद्गम होता है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कि कौन से राज्य से इसका उद्गम होता है, ये पूछा गया यहां पर मैं आप लोगों का। सोन नदी का आपको ये तो पता है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? पूछा था कि नहीं पूछा था आप लोगों से कि कौन सी वाली गंगा की सहायक नदी है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, बट वो निकलती कहां से है? बिहार में आकर मिल जाती है गंगा से। निकलती कहां से, आई कहां से है वो, ठीक है। तो उसका माइका मध्य प्रदेश के अंदर में है, ये याद रखना है, अमरकंटक माइकल रेंज के पास में, ओके। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर मैप में आप देखिए, ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आप लोगों को दिख रहा है ताकि आप लोग समझ सके। यहां पर में है बिहार वाला हिस्सा आप लोगों का, यहां पर में ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक नाम की जगह है, और यहां पर में है माइकल हिल्स।
अमरकंटक माइकल हिल्स का हिस्सा है, माइकल रेंज का, माइकल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है अमरकंटक। तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, उत्तर प्रदेश में जाती है, सोनभद्र वगैरह से जाते हुए फिर बाद में बिहार में एंटर करके, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी से राइट हैंड साइड से मिलती है या लेफ्ट हैंड साइड से, जल्दी बताओ, राइट हैंड साइड से मिल रही है या लेफ्ट हैंड साइड से? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहां पर में आ पाता है। कमेंट करके बताना है राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, उसकी एक सहायक जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, उसकी एक सहायक नदी है सोन नदी, और ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, और अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है ये। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है ये, राइट हैंड साइड से मिलती है। लेफ्ट से कहां से मिल रही भाई? नदी कैसे पता करते हैं? तो जिधर साइड नदी जा रही है उधर साइड चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। नदी इधर साइड जा रही है, इधर साइड चल, इमेजिन करो आप भी इसके साथ जा रहे हो। आपकी नई नई जो है अभी यहाँ पर में इंगेजमेंट पकड़ लेते, इंगेजमेंट हुई है करके, क्योंकि उस शादी होने के बाद में फिर बात नहीं करते। इंगेजमेंट हुई है, मान लो आपकी इंगेजमेंट हुई है, और अभी अभी लड़का जो है यहाँ पर में उसको होश नहीं रहता कि अंकल जो है बोल रहे हो और बेटा कहाँ जा रहे हो, उसका ध्यान ही नहीं है, वो चले जा रहा है। तो आप इमेजिन करो कि आप हो वो लड़के, और आप जो है नदी के साथ साथ में जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। तो जो आपका राइट हैंड साइड होगा वही नदी का राइट हैंड साइड माना जाएगा, जो आपका लेफ्ट साइड होगा वही नदी का लेफ्ट हैंड साइड माना जाएगा, ठीक है। नदी के अंदर में नहीं जाना है मेरे लाल, नदी में नहीं डूबना है, नदी के साथ साथ में जाना है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर में नदी, देखिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी जा रही है, तो आप भी सोचो आप भी इसके साथ साथ में जा रहे हो, इमेजिन करो अपने आप को इसके साथ साथ में जा रहे हो, ठीक है। तो आपका, ठीक है, आपका राइट हैंड साइड इधर साइड में आएगा, तो ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है आपकी। आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर साइड में आएगा, तो ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड की। कोसी जो है लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है आप लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है कोसी नदी। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, हाँ यही बोल सकते हो वो भाई, सात समंदर पार, वो शुरू शुरू में ऐसे ही होता है यार, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान ऐसे ही। चलिए अब जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में जो है फ्रेंड्स ये रहा, ओके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिस बच्चे ने इसका आंसर कर दिया मान जाएंगे इसको, ओके। कौन सा द्वीप सिंधु नदी पर स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप है जो सिंधु नदी के ऊपर में है? सिंधु नदी के ऊपर में, इंडस रिवर के ऊपर में। 700 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे यहाँ पर में, और शेयर भी कर दीजिए, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, एक एक बार वापस से शेयर कर दीजिए। और परसों के दिन मतलब 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को कौन सा दिन आता है आप लोगों को बता दिए यहाँ पर में जल्दी से, ठीक है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिन आता है? अरे कौन सा दिन आता है मतलब कौन सा डे नहीं, मतलब कौन सा दिन होता है एक इंपॉर्टेंट वाला, वो आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डे होता है 5 तारीख को, 5 अक्टूबर के दिन। विच आइलैंड इज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर? सिंधु नदी जो है उसके ऊपर में है मजूली आइलैंड। अरे मजूली आइलैंड वालों, तुम्हें जनता कभी माफ नहीं करेंगी। जो भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कितने बच्चों ने मजूली आइलैंड लगाया है, तो मजूली आइलैंड जो है यहाँ पर मैं लगाया 31% लोगों ने अब तक। भाई ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बुकुर आइलैंड है, बुकुर आइलैंड, उसका नाम क्या है? बुकुर आइलैंड, बुकुर द्वीप, ये है आप लोगों का सिंधु नदी के ऊपर में, ठीक है। बुकुर आइलैंड जो है ये आप लोगों को मिलेगा इसके ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर में। तो सिंधु नदी के ऊपर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का सिंधु नदी का प्रभाव। पाकिस्तान में मिलेगा आप लोगों को ये द्वीप, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के ऊपर में ये बुकुर आइलैंड आप लोगों को दिखाई देगा। बुकुर आइलैंड बोलते हैं इसको, बुकुर आइलैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ में। हमारे आपको बताना है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो कोड आप लोगों को दिया है उसके अनुसार जो है करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पर में। जी ओके तो देखिए सिंधु नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाना है। सिंधु नदी मान लीजिए यहाँ पर में है, ये सिंधु या इंडस रिवर आप लोगों की। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि फिर आती है झीलम नदी आप लोगों की, फिर चेनाब नदी आती है नीचे में, चेनाब नदी, रावी नदी, बियास नदी,
ठीक है, और फिर आती है सतलज नदी, ठीक है, सतलुज नदी आप लोगों की। तो झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सबसे पहले आएंगे आप लोगों की फ्रेंड्स झीलम नदी। तो ये पहले नंबर पे आना चाहिए आप लोगों का, मतलब पहले आप लोगों का सबसे पहले आएगा 2। अगर हम लोग यहाँ पर में देखें तो 2 आना चाहिए आप लोगों का झीलम, फिर आना चाहिए 1 चेनाब, फिर आना चाहिए रावी नदी 3, फिर आपका आना चाहिए ब्यास, ब्यास दिया ही नहीं है छोड़ दो, फिर आना चाहिए आप लोगों का 4 सतलज। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है जल्दी जल्दी से बता देंगे हाथ ऊपर करके यहाँ पर में मुझे, कितने लोगों का सही हुआ है? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने सही दिया है आप लोगों का, आप लोगों में से। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 42% लोगों ने सही आंसर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए सिंधु नदी है, फिर झीलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी नदी है ये वाली, फिर ब्यास नदी। ब्यास देशभक्त नदी है, भारत में इसका उद्गम होता है और भारत में ही फ्रेंड्स यहाँ पर में सतलज नदी में जाके मिल जाती है। एक राज की बात बताओ आप लोगों को मैं, ठीक है, बताना मत किसी को। ये जो ब्यास नदी है ना आप लोगों की, ये नदी और ये सतलज नदी, ये दोनों के दोनों पंजाब में यहाँ पर में हरीके बराज नाम की जगह है। हरीके नाम की जगह, क्या नाम है उस जगह का? बोल के बताओ मेरे को, धीरे से बोलो अपने मन में, अपने मुंह से भी बोल सकते हो, बस ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जानी चाहिए। हरीके बराज, हरीके नाम की जगह है। यहाँ से ना एक आप लोगों की पता है एक कैनल निकलती है, एक नहर निकलती है, एक नहर। और बताना नहीं है किसी को भी, आप सभी लोगों ने ध्यान से सुनिए। और ये जो नहर है ना आप लोगों की, ये नहर जो है आप लोगों का राजस्थान तक चली जाती है। उस नहर का नाम बता सकते हो आप लोग? हरीके बराज से जाती है पंजाब से निकल के। इंदिरा गांधी नहर, मधुबनी जो है देखिए उन्होंने बता दिया यहाँ पर में। ओके, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर, कराया था ना आप लोगों को याद मैंने, ऐसे ही याद करते रहना है आप लोगों ने। तो यहाँ हरीके बराज कौन से 2 नदियों के संगम पर बनता है? सभी लोग का टाइप कर देंगे, हरीके बराज जो है कौन से 2 नदियों के संगम पर है? हरीके बराज। तो हरीके बराज जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेगा ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। वहां से कौन सी वाली नहर निकाली गई है? तो वहां से इंदिरा गांधी कैनल या इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो राजस्थान के थार डेजर्ट तक जाती है आप लोगों की। वहां पर में पानी प्रोवाइड करती है, पंजाब से निकलकर वहां तक जाती है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिविजन इज द की, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर पसंद आ रहा है, अगर चाहते हो ऐसी सारी चीजें याद करवा दूं, रिवाइज करा दूं, एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर कर पाओ, तो डेली लेक्चर देखना है, सेशन को लाइक करना है फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है, ताकि ऐसी एनर्जी मेरी यहां पर में बनी रहे आप लोगों के लिए। तो त्रिंबकेश्वर निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? त्रिंबकेश्वर जो नाम की जगह है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? त्रिंबक या त्रिंबकेश्वर? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, त्रिंबक या त्रिंबकेश्वर कौन सी नदी का स्रोत है? बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। त्रिंबकेश्वर सबसे पहली बात तो ये नासिक के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, नासिक के अंदर में, ठीक है। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से गोदावरी नदी निकलती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, गोदावरी नदी। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैप के अंदर में। ये मैप मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये पेनिनसुलर इंडिया का मैप जो है ना, मेरा सबसे फेवरेट मैप है पूरे दुनिया के अंदर हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ का देखो, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का टेरेन और यहाँ की जो पूरी भौगोलिक स्थिति है बहुत प्यारी लगती है। इसको पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है। यहाँ पर में है वेस्टर्न घाट आप लोगों का, वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब ये नदी चाहती इधर साइड से निकलती, अगर वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड से आ जाती तो शायद छोटा रास्ता लेकर अरब सागर में मिल जाती फटाक से। लेकिन ये नदी जो है, ठीक है, मतलब आप खुशकिस्मती कहिए भारत की कि वो नदी जो है वो ईस्टर्न साइड से निकली। और यहाँ से निकलकर गोदावरी नदी जो है देखिए कितने सारे राज्यों को अपना पानी पिलाते हुए और उनकी मदद करते हुए, किसानों की मदद करते हुए, ये नदी जाती है आप लोगों की फाइनली बंगाल की खाड़ी के अंदर में, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है यहाँ नासिक के अंदर में त्रिंबकेश्वर नाम की जगह से निकलती है, त्रिंबकेश्वर से। तो डायरेक्टली आप लोगों का ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आप लोगों से अभी भी पूछा है फ्रेंड्स बार बार आप लोगों से कि बताइए 5 अक्टूबर मतलब परसों के दिन
आज 3 तारीख है, 4 तारीख आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स रिवीजन करने के लिए। 3 और 4 आप रिवीजन करोगे। सारे के सारे बच्चे प्रॉमिस कीजिए कि पूरे के पूरे लेक्चर अच्छे से देखेंगे, कमेंट में आंसर कर करके देखेंगे। प्लेलिस्ट आप लोगों की बन चुकी है। टीचिंग परीक्षा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज के आज और कल फिर से 2 बार रिवीजन करो। और 5 तारीख को क्या है बताओ, बहुत स्पेशल दिन है। इसी वजह से 5 तारीख को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, टेस्ट लेने वाले हैं 5 तारीख को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली टेस्ट। तो उसमें इसी में से जो पूरी सीरीज पढ़ाई है उसी में से सेशंस लूंगा मैं आप लोगों के। ओके, तो यहां पर मैं फ्रेंड्स विच इज द वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन अभी आपको बताया था। मैंने टीम से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसका मैप डाल दीजिए। टीचिंग परीक्षा की टीम सबसे बेस्ट टीम है फ्रेंड्स यहाँ पर में, कंटेंट टीम आप लोग मानना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने तुरंत इसको डाल दिया। किलीमंजारो जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का आंसर होगा, वोल्केनिक माउंटेन उन्होंने डाल दिया आपको कि देख लो आप लोग किलीमंजारो कैसे दिखता है। तो ये किलीमंजारो है, तंजानिया नाम का एक देश है आप लोगों का, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया नाम का एक देश है अफ्रीका में। कहाँ पर में, अफ्रीका में। वहां पर में आप लोगों को ये मिलेगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है ये। ठीक है, और यहां पर में आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका के अंदर में है। ठीक है, अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, माउंट डेनाली या फिर आप लोग माउंट मैकिनले भी इसको बोलते हो, अलास्का में है सबसे ऊंची चोटी। और यहां पर में आप देखोगे माउंट किलीमंजारो। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना है। मैंने आप लोगों से पूछा है फ्रेंड्स कि 5 तारीख को क्या आता है, कहा गया भाई 5 तारीख। तो 5 तारीख को आता है आप लोगों का वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर में जो इतने प्यारे प्यारे विश्व स्तरीय जो शिक्षक बनने वाले हैं उन लोगों की टेस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और वो सारे के सारे बच्चे जो है वो शिक्षक दिवस को, इस उपलक्ष्य को एक त्योहार की तरह मनाकर अपनी रिवीजन करके आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए उन लोगों ने, कि भाई शिक्षक, विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर अच्छा प्रदर्शन करना है और पढ़कर आना है। ठीक है, तो विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को, पूरी भयंकर टेस्ट होने वाली है। सारे के सारे बच्चे लाइव चाहिए, लाइव पोल के साथ में सारी चीजें आप लोगों की होंगी। 50 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है उसमें। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी एकमात्र नदी है आप लोगों की जो कि लेक जो है यहाँ पर में आपका डेजर्ट के अंदर में विलीन हो जाती है, मतलब वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती यहाँ पर में। ठीक है, निकली थी लेकिन वो नदी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाया उसका पानी। तीस्ता नदी है, गंगा नदी है, काली नदी है, या लूनी नदी है। अब गंगा नदी का पानी भाई पहुंच नहीं पाया, ये तो बड़ी खराब बात होंगी अगर किसी ने आंसर लगाया कि गंगा का पानी नहीं पहुंच पाया, रेगिस्तान में विलीन हो गई। अरे गंगा जाती है, गंगा का गंगा का नानी नहीं, गंगा का पानी आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी में जाता है, फिर वो दोनों मिलकर जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाते हैं। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, उसका पानी भी जाता है बंगाल की खाड़ी में। काली नदी आप लोगों की गंगा में जाके मिल जाती है, इसका अपनी सहायक नदियों के साथ में जाकर मिलकर गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा का पानी ब्रह्मपुत्र में जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। बेचारी लूनी नदी, बेचारी लूनी, देखिए इसकी किस्मत, ये निकली थी ठीक है राजस्थान के इलाके से, ठीक है राजस्थान से, यहाँ पर में अरावली से निकली निकली निकली, जहां तक ये पहुंच पाती उससे पहले ही यहाँ पर में रण ऑफ कच्छ में यहाँ पर में जाकर सूख जाती है बेचारी। वहां पर में जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो लूनी नदी, भारत की लूनी नदी जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये क्या होती है, ये पहुंच ही नहीं पाती और कच्छ में, रण ऑफ कच्छ में जाकर सूख जाती है, विलीन हो जाती है, समुद्र में पानी पहुंच ही नहीं पाता उसका। ठीक है, तो लूनी नदी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इसका पानी जो है वो रेगिस्तान में झील के अंदर में चला जाता है, धीरे 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 सूख जाती है वो झील भी आगे जाकर, और ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। राजस्थान से निकलकर गुजरात में भी चली गई बेचारी, लेकिन देखिए वहां पर में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, सूख गई बेचारी। मेन बात यह है कि लूनी नदी में इतना पानी नहीं था कि वो वहां तक का ट्रेवल कर पाती, इतनी सी बात है बस। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, राज्य की विधानसभा के अंदर में, ठीक है, धन विधेयक, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसा विधेयक जिसमें टैक्स बढ़ाने घटाने की बात हो रही हो, कोई नया टैक्स लगाने की बात हो रही हो, या टैक्स को खत्म करने की बात हो रही हो, ऐसा कोई भी विधेयक है, अगर कोई भी ऐसा जो है प्रस्ताव आया है उसको धन विधेयक बोला जाएगा।
तो विधानसभा के अंदर में मान लीजिए कि धन विधेयक लेकर आना है, तो आपको पहले जो गवर्नर है, राज्य में ला रहे हो ना, राज्य की विधानमंडल में, तो गवर्नर की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर संसद में लेकर आ रहे हो उसको, संसद के अंदर में, तो वहां पर में राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी आप लोगों को, राष्ट्रपति की अनुमति। अगर राज्य में लेकर आ रहे हो तो राज्य के, अरे सी जो लगा रहे हैं भाई लोग, सुनो आप लोग, सी जो है वो संसद के अंदर में लाने के लिए होता है, यहाँ राज्य के अंदर में लाने के लिए गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ती है। और केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार अगर संसद में लेकर आएंगी तो राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे। अब क्लियर हो गया ये डाउट? सभी लोग जल्दी जल्दी से बता देंगे। अगर राज्य सरकार कोई धन विधेयक लाना चाहती है राज्य की विधानसभा में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, तो उसको गवर्नर की अनुमति लेनी पड़ेगी। वही अगर मान लीजिए कि हमारे भारत सरकार जो है वो लेकर आना चाहती है एक धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक लेकर आना चाहती है वो, तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? उसको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? दूसरा सदन जो है फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाए? बेसिकली हर राज्य में एक सदन होता है विधायिका का, विधानसभा हर किसी के पास में है, लेकिन केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में अपना खुद का दूसरा सदन, मतलब विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है वहां पर में। 6 राज्य ऐसे जिनके पास में है। तो वो 6 राज्य अगर आपको पता हो कि किन किसके पास में दूसरा सदन है या दोहरी विधायिका है वहां पर में, विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है, मतलब विधान परिषद एक्स्ट्रा है उनके पास में, वो राज्य है आपके यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका हो जाता है आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर के पास में हुआ करता था, अब नहीं है। तो यहां पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तमिलनाडु के पास में दोहरी विधायिका नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने लोगों ने सही लगाया जल्दी से बता देंगे कमेंट करके, ठीक है। दोहरी विधायिका नहीं है यहां पर में तमिलनाडु के पास में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहां पर में भारत में राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बता देंगे ये भी। विधानसभा में, भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में ना सिंपल सी एक बात लिखी गई है, सिंपल सी बात, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है विधानसभा में? विधानसभा किसी भी राज्य में मैक्सिमम हो सकती है आप लोगों की, ठीक है, 500, ठीक है। और मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम हो सकती है फ्रेंड्स 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अब कुछ राज्यों को हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि 60 से कम भी रख ले, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया है, लेकिन एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 500, मैक्सिमम 500 से ज्यादा नहीं हो सकती विधानसभाओं की सदस्य संख्या, और 60 से कम नहीं। कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोटेक्शन, अलग से कानून बनाकर 60 से कम करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वो अलग से कानून बनाकर आप लोगों का ऐसे नहीं दिया गया है, ओके। चलिए, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा किसके पास में है। देखो मैक्सिमम 500 तो किसी के पास में भी नहीं है अभी भी, फिर भी अगर मैं बात करूं मैक्स टू मैक्स, ठीक है, जो चुनकर आते हैं वो है यूपी के पास में 403, ठीक है, 403 जो है आप लोगों के विधानसभा की सदस्य संख्या है, 403 यूपी के पास में। बिहार की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है ये कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे मुझे। बिहार राज्य के सदस्य संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी से बताइए। बिहार राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सभी लोग बताएंगे। आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्री नदी पर कहां पर में स्थित है? माजुली नदी के ऊपर में, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, ये कहां पर में है बताइए जल्दी से। गोवा में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में, असम में? भाई ये क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर, तुम क्या चाहते हो? ये ब्रह्मपुत्रा हमारी इतनी प्यारी सी नदी है, क्या वो बैचलर पार्टी करने के लिए गोवा जाएंगी? वो बेचारी आई कहाँ से? तिब्बत से, चाइना के रास्ते से भारत आई है बड़े मुश्किल से, तुम उसको गोवा भेज रहे हो, उसका नाम खराब करोगे कि भाई घर वालों से छुपाकर गोवा गई करके वो, और वहां पर में मजूली द्वीप जो है वो बना, वहां पर में गोवा क्यों जाएंगी वो? ठीक है, यहां से आई है, गोवा इधर है, गोवा क्यों जाएंगी वो भाई? और महाराष्ट्र क्यों? क्या उसको एक्टर बनना था? ब्रह्मपुत्र नदी को बॉम्बे जाकर वहां पर में फिल्म लाइन में ट्राई करना था उसको? कुछ भी। महाराष्ट्र इधर है, वो कहा है, क्यों जाएंगे उधर में, वहां पर में? ठीक है। बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में जाती ही नहीं,
बांग्लादेश के अंदर में ही उसको जो है वहीं पे उसका मन लग जाता है, बांग्लादेश, भारत में आई नहीं उसके बाद में वो। ओके, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर में भी नहीं आई वो, तो यहाँ पर मैं याद रखना है वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। मणिपुर में जाती नहीं, आसाम के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, आसाम के अंदर में है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया भी था, मैप के थ्रू भी दिखाया था मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स, कि यहाँ पर में ब्रह्मपुत्र नदी में आसाम के अंदर में माजुली द्वीप है आपका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन द्वीप है आपका, ठीक है, सबसे बड़ा रिवराइन द्वीप, याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में आसाम। जितने भी लोगों ने यहाँ पर में पोल में आंसर किया है, पोल में आंसर आ रहे थे, ठीक है, पोल में भी आंसर किया लोगों ने, डी आंसर लगाया है वेस्ट बंगाल, 57% लोगों ने। आंसर आप लोगों को चैट में लगाना था इसका, जब भी ई आंसर हो जाए और चैट में, पोल में ना आए तो चैट में लगाना है। कितने लोगों ने किया था, हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से कि जी सर हम लोगों ने तो ई लगाया था यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 to 8 के लिए करना है बीएड फाइनल ईयर में। देखो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए पारुल जी, अगर रिजल्ट आ जाएगा आपका एग्जाम तक, आपकी एग्जाम हो चुकी होंगी एग्जाम तक तो आप अलाउड रहोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में आपकी फाइनल ईयर की एग्जाम हो चुकी होंगी करके, फाइनल वाली। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर में दिया था, ठीक है, ई एक ऑप्शन ही रह गया यार यहाँ पर में, ठीक है, कुशीनारा, सारनाथ, बोध गया, ऋषिपत्तन, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव, और एक ऑप्शन और लगाऊंगा मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, एफ नाम का ऑप्शन भी, नोटा, ठीक है, नोटा भी लगाएंगे। चलो यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, अब इतना कर लिया है मालिक खर्चा, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर में। अब आंसर लगाओ यहाँ पर मैं, सभी के सभी लोग लगाइए यहाँ पर मैं आपको 6 ऑप्शन दे रहा हूँ, 6 ऑप्शन के साथ में आंसर लगाना है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर में दिया था, देखते हैं कितने लोगों के दिमाग की घंटी बज रही है यहाँ पर में, ठीक है, दिमाग की घंटी बजाओ यहाँ पर में जल्दी जल्दी से। कुशीनारा, सारनाथ, बोध गया, ऋषिपत्तन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्यों आंसर होगा मेरे को ये कारण बताओ जल्दी से कमेंट में लिखकर। भाई सारनाथ, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ आपका और ऋषिपत्तन एक ही बात है, सारनाथ को ही ऋषिपत्तन कहा जाता है। बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को मैंने ये बात, सारनाथ को ऋषि पत्तन, इसी पत्तन, मृगदेही भी इसको कहा जाता है। अगले बार से मृगदेही वाला भी डाल के लेकर आऊंगा, उसके अंदर मैं फिर पूछूंगा आप लोगों से बताओ आंसर क्या है करके इसका, ठीक है। सारनाथ को ही आप लोग क्या कहते हो, ऋषि पत्तन भी कहते हो, ऋषि पत्तन, ऋषि पत्तन कहते हो आप लोग इसको, ठीक है। आप लोग इसको मृगदेही भी कहते हो, मृगदेही भी कहते हो आप लोग इसको, ठीक है। तो सारनाथ की जगह पे ऋषि पत्तन आ जाए तो याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस करने लायक है वो करवा दूं आप लोगों को, सभी के सभी लोग। आंसर जो है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो सारनाथ के अंदर में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसको ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, इसी पत्तन, मृगदेही भी बोलते हैं। अच्छा, जब उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया, आओ मैं आपको प्रवचन दे, मतलब जो 5 लोग हैं उनको बिठाया यहाँ पर, मैं बैठो बच्चों सुनो। तो देखो मेरे को ना सारी ज्ञान की बात पता चल गई है, कुछ नहीं रखा है दुनियादारी के अंदर में, मस्त पैकी जो है मध्य मार्ग अपनाओ और अपनी जिंदगी जियो करके। वो लोग भी बोले वाह भाई क्या बात है, मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी गौतम बुद्ध ने। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, ठीक है, जो सीखने लायक चीजें हैं। तो वो उन्होंने अपने 5 साथियों को, जो 5 अरहत थे उनको, अपने 5 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान की बात बताई सारनाथ या ऋषिपत्तन में। यहां से माना जाता है कि धर्म का चक्का घूमने लगा, इसी वजह से इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो पहले प्रवचन को किस नाम से जाना जाता है, हर कोई बच्चा कमेंट में ये वाला पूरा का पूरा लिखिए, या फिर अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए। धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा जाता है, पहले उपदेश को कहा जाता है, जो सारनाथ या फिर ऋषिपत्तन या इसी पत्तन या फिर मृगदेही, जो भी आप लोगों ने कहना उसको कह सकते हो आप लोग। बाकी गौतम बुद्ध जो है फ्रेंड्स, इस घटना के बाद में भी जीवन भर वो उसके बाद में अपने प्रवचन जो है अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग लोगों तक अपनी ज्ञान की बात पहुंचाई। उनको ज्ञान मिल चुका था, वो चाहते तो अपना जीवन आसानी से बिता सकते थे, बट फिर भी उन्होंने लोगों की मदद करनी चाहिए। फाइनली फ्रेंड्स, कुशीनगर नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर, जिसको कुशीनारा कहा जाता था उस समय में, 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है ये भी बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। उनकी मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके बताइए। जी हाँ, 6 to 8 में भी काम आएगा, ठीक है।
कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो कांटेक्ट सिंपल सी बात है, ये टीचिंग परीक्षा ऐप है आपका, उसको डाउनलोड कर लीजिए आप टीचिंग परीक्षा ऐप को, या फिर एक नंबर दूंगा आप लोगों को, उस नंबर के ऊपर में कॉल कर लोगे आप, तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाला सही मिलान नहीं है? ठीक है, सही वाला मिलान नहीं है, ये बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही वाला मिलान नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कौन सा वाला सही मिलान नहीं है। अर्थ डे, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है आप लोगों का, एनवायरमेंट डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, अर्थ डे कब मनाया जाता है आप लोगों का? अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, तो देखो वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, वाटर डे 22 मार्च को, 22 मार्च। ठीक है, अर्थ डे मनाया जाता है आप लोगों का, अर्थ, ठीक है, डे मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मतलब जैविक विविधता दिवस, ये मनाया जाता है आप लोगों को 22 मई को। ठीक है, मार्च अप्रैल मई, ऐसा आप लोगों ने याद रख लिया, तीनों के तीनों 22 वाले। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है आप लोगों का, ओजोन दिवस 16 सितंबर को अभी गया है, ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंटी टोबैको डे ये कब मनाया जाता है, ये बताएंगे आप लोग, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पर में क्योंकि टोबैको डे कब मनाया, एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड DSSB की PRT स्पेशल एजुकेटर में पूछा गया था। ठीक है, तो 31 मई को मनाया जाता है आप लोगों का। ठीक है, 31 मई को एंटी टोबैको डे मतलब तंबाकू निरोधक दिवस, तंबाकू नहीं खाना चाहिए यहाँ पर में आप लोगों ने। ओके, वैसे एक बात मेरे को तंबाकू से निकल कर आ रही है भाई, टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर में है यार? इतनी सारी चीजें ना अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना, मेरे को बहुत मजा आती है फिर पढ़ाने के लिए आप लोगों के। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स है तो पढ़ाने में फिर मजा आ जाती है। तंबाकू टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर में? टोबैको, ठीक है, रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर कहां पर में, या टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उसको बोलते हैं। भाई टोबैको कौन खाता है? वो राजे रजवाड़ी, इसलिए तो खत्म हो गए, तंबाकू खा के तो खत्म हो गए वो लोग, टोबैको खा के। तो टोबैको जो है फ्रेंड्स ये राजमुंद्री के अंदर में, राजमुंद्री ये याद रखना है आप लोगों ने, राजमुंद्री नाम की जगह है आप लोगों की, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में, वहां पर में है इसका। तो मैंने ऐसा याद रख लिया था कि राजा लोग खाते थे भाई, ठीक है, राजा लोग खाते थे और इसलिए खत्म हो गए वो लोग, जो खाएंगा वो खत्म हो जाएगा। तो राजमुंद्री के अंदर में है, ठीक है, राजमुंद्री के अंदर में, याद रखने में देखो कितनी आसानी हो गई आप लोगों को। एंटी टोबैको डे आपका 31 मई को मनाया जाता है, DSSB में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है कि टोबैको रिसर्च सेंटर कहां पर में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर में है। अब याद रहेगा आप सभी लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग याद रखना है आप लोगों ने, कभी भी किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, तो हीराकुंड बांध की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो हीराकुंड बांध ये आपका महानदी पर है, महानदी के ऊपर में आप लोगों का, ठीक है, महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य के अंदर में है। वैसे ये हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा राज्य में, और महानदी को उड़ीसा की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन महानदी निकलती कहाँ से आपको पता है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, फिर जाती है उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से निकलकर फिर उड़ीसा के अंदर में जाती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये हीराकुंड डैम आप लोगों का उड़ीसा राज्य में है, महानदी के ऊपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप सभी लोगों का। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। एक क्वेश्चन और आप लोगों का, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव दिल्ली रूलर्स बिटवीन 13 to 15 सेंचुरी। जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली सल्तनत आई है, उसमें 5 राजवंश हुए हैं, 5। सबसे पहला जो था फ्रेंड्स आप लोगों का था गुलाम वंश, गुलाम, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। इसी को आप लोग तुर्क वंश भी बोलते हो, तुर्क वंश, इलबरी तुर्क या तुर्क वंश भी आप लोग इनको बोलते हो। दूसरे नंबर पे आया था फ्रेंड्स आप लोगों का खलजी या फिर आप लोगों का खिलजी वंश, ठीक है, तो खलजी बोलो खिलजी बोलो एक ही बात है आप लोगों का, खलजी या खिलजी वंश आया।
तीसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आया था तुगलक वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश आया आप लोगों का, तुगलक वंश। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक और कलर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में, सैयद वंश आया आपका, इसके बाद में सैयद वंश, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आया आपका लोधी वंश, लोधी वंश, ठीक है, लोधी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, ये है आप लोगों का करेक्ट सीक्वेंस। तो गुलाम वंश को ही तुर्क वंश कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपको पता होता, ये पॉइंट पता होता, तो आप लोग कर पाते इस चीज को सॉल्व अच्छे से। अगर आपको ये पता होता कि गुलाम वंश को ही तुर्क वंश कहा जाता है, तो तुर्क वंश सबसे पहले आएगा आपका, तुर्किश, ठीक है, तुर्किश, ओके, तुर्किश, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक, फिर सैयद, और लास्ट में फिर लोधी वंश। ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इसकी क्रोनोलॉजी को, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऐसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना बनती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अर्ली तुर्किश रूलर, ठीक है, तुर्किश रूलर आप लोगों के होते हैं यहां पर में, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी आप लोगों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है यहां पर में कि ये जो इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेट, कुचिपुड़ी डांस कहां पर में ओरिजिनेट हुआ है, कुचिपुड़ी जी। गुलाब खिले तो सांस लो, बिल्कुल ऐसे भी आप लोग याद रख सकते, गुलाब मतलब गुलाम, खिले खिलजी, ठीक है, तो से तुगलक, सांस सैयद, लो से लोधी, ऐसा भी कर सकते, लेकिन वो डायरेक्टली भी याद होना चाहिए आप लोगों को। कुचिपुड़ी नृत्य जो है फ्रेंड कच्ची है, पूरी कच्ची है, आधी पकी हुई है, तो आधी पकी हुई है तो आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 81% लोगों का यहां पर में आंसर आया हुआ है अभी तक, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के खिदमत में पेश है पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों की, ठीक है। यहां पर में आप देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, आप लोग आंसर करते जाएंगे, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सभी लोग लिख लीजिए यहां पर में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक डांस उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ इंडिया का। वही कुचिपुड़ी की बात करूं फ्रेंड्स, पूरी कच्ची है, आधी पकी हुई है, तो आंध्र प्रदेश, ऐसा याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। उड़ीसी ओडिशा का है, सिंपल सी बात है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों जो है केरल के हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली देखो, कथक और कथकली में फर्क है, ठीक है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का है। सत्रिय डांस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। सत्रिय डांस कहाँ का है, सभी लोग लिखेंगे सत्रिय डांस कहाँ का है, सभी कमेंट में अभी जल्दी से जल्दी लिख दीजिए यहां पर में, सभी के सभी लोग। सत्रिय डांस आप लोगों का आसाम का है। एक डांस और है जिसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, वो है छऊ डांस, लिखो सभी लोग, ये चीज आपको बतानी है मैंने, छऊ डांस, ठीक है, पुरलिया छऊ भी इसको बोला जाता है, छऊ डांस, छऊ या पुरलिया छऊ। ये आप लोगों का जो डांस है फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बोलो या फिर आप लोग इसको बंगाल का रीजन आप लोगों का आ सकता है, बंगाल वाला रीजन जो है आप लोगों का वहां पर में, पश्चिम बंगाल का रीजन, ठीक है, वहां पर में। तो ईस्टर्न इंडिया वहां पर में आप लोगों का ये बेसिकली होता है, स्पेशली झारखंड और बंगाल वाला इलाका। तो झारखंड और बंगाल वाले इलाके के अंदर में छऊ या पुरलिया छऊ नाम का डांस आप लोगों का मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, झारखंड बंगाल के अंदर में छऊ डांस, ठीक है। द आर्कटिक होम इन वेदास नाम की पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बुक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। 700 लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। सेशन के बीच में ही ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहोगे, ऐसे ही आप लोग जो है यहाँ पर में रिस्पॉन्स रहेगा आपका, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस, क्योंकि एक एक चीज आप लोगों की आप लोगों को ही मिलने वाली है, वो चीज जितना ज्यादा आप मोटिवेट करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को जो है और ज्यादा रिस्पॉन्स यहाँ पर में मिलेगा, और ज्यादा आप लोगों के लिए करवाया जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पर मैं क्या होगा, द आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखी थी, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकमान्य तिलक ने लिखी थी। इनका मानना था कि भाई जब हम लोगों का वेदों का निर्माण हुआ उस समय जो आर्कटिक है, मतलब ये वाला इलाका, पृथ्वी का ये वाला इलाका, वो भारत में हुआ करता था करके। मतलब लोकमान्य तिलक जी, मतलब कैसे, आपको कैसे पता चला, मतलब कोई साइंटिफिक थ्योरी आपके पास में कि वो आर्कटिक वाला एरिया यहाँ पर में हुआ करता था, द आर्कटिक होम इन द वेदास, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो तुम, मतलब लिखने का मतलब कुछ भी लिख देने का अपन ने। अब बच्चे लोगों को क्या बोलूंगा मैं, वो बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे होता करके बताओ, मैं तो आपके तरफ भेज दूंगा उन लोगों को
कि भाई जब 100 साल के बाद में जाओगे तो लोकमान्य तिलक से पूछ लेना कि ऐसे कैसे, तुमने तो लिख के चले गए इस बुक के अंदर में कि भाई आज से जो है वो 5000 साल पहले 6000 साल पहले आर्कटिक वाला रीजन भारत के अंदर में हुआ करता था करके। अरे कैसे, लेकिन कुछ तो बता के जाते। चलो कोई बात नहीं, बता देना फिर उन लोगों को कैसे किया तो आपने। ये आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक लोकमान्य तिलक ने लिखी थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, लोकमान्य तिलक ने, याद रखना। एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य, रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, गीता रहस्य जी। तो बाल गंगाधर तिलक द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी है। केसरी नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने ही निकाला था, केसरी नाम का, और मराठा, केसरी और मराठा नाम के न्यूज़पेपर भी इन्होंने ही निकाले थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोगों के, तो प्लीज उसको भी आप लोग याद रखोगे, केसरी और मराठा नाम के न्यूज़पेपर, ठीक है, किसने निकाले थे, तो इन्होंने ही निकाले थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, चलिए। नौ फ्रेंड्स, चोल अभिलेखों में निम्नलिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? जल्दी जल्दी से ये भी बता दो आप लोग, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, इसी वजह से यहाँ पर मैं बीच में आप लोगों के लिए लगाया है रिवीजन के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप सभी लोग। बताइए कि जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? जैन संस्थाओं को जो भूमि दान में दी जाती थी उनको किस नाम से जानते थे? तो जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को बोलते थे आप लोग, ठीक है, पल्ली चंदनम। ध्यान से देखिए आप लोग, शाला भोग, शाला स्कूल को दी जाने वाली भूमि थी, स्कूल को, ठीक है। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी जाने वाली, ब्राह्मण जो थे उनको दी जाने वाली भूमि थी। वेल्लन वगाई, नॉन ब्राह्मण, जो गैर ब्राह्मण किसान हुआ करते थे, नॉन ब्राह्मण जो किसान हुआ करते थे उनको दान में दी जाने वाली भूमि थी ये वेल्लन वगाई आपका। और पल्ली चंदनम जैन संस्थाओं को दी जाती थी। तो पल्ली चंदनम ऐसी जमीन थी जो जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप लोगों को एक चीज याद है फ्रेंड्स, आपका 5 अक्टूबर, सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे 5 अक्टूबर, मतलब 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को आप लोगों की एक मेगा टेस्ट है, ठीक है, मेगा टेस्ट आप लोगों की। आपको प्लेलिस्ट अभी इसी लेक्चर के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी फ्रेंड्स, इस सेशन की लिस्ट आप लोगों को, इस सेशन की आप लोगों की प्लेलिस्ट, ठीक है, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हो। जितने भी लेक्चर है, 10-12 जितने भी लेक्चर है आप लोगों के, आप लोगों ने क्या करना है, उन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों ने और पढ़कर आना है। उसमें से मैं आप लोगों के 50 क्वेश्चन, 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आप लोगों से लूंगा और मैं आप लोगों से वो पूछूंगा भी फिर, ठीक है, कि भाई बताइए इसका आंसर क्या है, या पर्टिकुलरली जितने भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का आंसर क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछूंगा मैं। प्लेलिस्ट में से वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं आपके कमेंट में भी दे रहा हूँ, पिंड कमेंट के अंदर आप लोगों के यहाँ पर मैं इस चैट के कमेंट के अंदर में, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं भी मैंने दिया है। मैं आप लोगों को आप लोगों के वीडियो के नीचे में भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपके वीडियो के नीचे में भी मैं डाल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग जो है इसको पढ़कर आओगे, अच्छे से पढ़कर आओगे आप लोग, और पढ़कर आओगे तो ही आंसर कर पाओगे अच्छे से। ये एक पर्व है, आप सभी लोगों ने इसको मनाना है। ओके, तो मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए। जैसे ही आप ये वीडियो को बंद करके फिर से स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोगों को जो है आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ पिंड कमेंट के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।